नमस्कार, मैं त्रिपाठी सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 9th के बच्चों को पाठ 2 का प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। पहला प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि वहां सुमति के जान पहचान के आदमी थे और मुख्य बात यह थी कि वहां बहुत से भिखमंगे रहते थे। इसलिए लेखक को भी ठहरने की अच्छी जगह मिली, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश रहने के बावजूद भी किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी, क्योंकि बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर करता था। खासकर शाम के वक्त लोग छंग पीकर अपना होश हवास खो देते हैं। पाठ 2 के प्रश्न 2 के उत्तर पर ध्यान दें। उस समय का तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को खून होने या जान जाने का भय बना रहता था। इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मारते हैं, फिर उसका पैसा और सामान ले लेते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण लोग लाठियों की तरह पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। प्रश्न 3 के उत्तर पर ध्यान दें। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया, क्योंकि एक जगह से 2 रास्ते जाते थे। अनजानवश लेखक गलत रास्ता में मील 1.5 मील चला गया था। आगे मालूम हुआ कि यह रास्ता नहीं है। पुनः लौटकर दूसरा रास्ता पकड़ा। दूसरी बात यह थी कि उसका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। लेखक ने सोचा, घोड़ा थका हुआ है, इसलिए इसे अपने मन से चलने दिया जाए। पाठ 2 के क्वेश्चन नंबर 4 का मैं उत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। ध्यान देंगे। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, क्योंकि उसने सोचा कि वे हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। वहीं लेखक का आसन लगा हुआ था
और वे पुस्तकों के भीतर थे। कहने का मतलब वे पुस्तक पढ़ने में लौलीन थे। क्वेश्चन 5 के उत्तर पर ध्यान दें। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक को सबसे विकट डाड़ा थोंगला पार करना लगा, क्योंकि सुनसान खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा। उसे 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर चढ़ना पड़ा। अपना सामान लेकर 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ा। प्रश्न 6 के उत्तर पर ध्यान दें। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज का वर्णन इस प्रकार है। वहाँ जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो अपरिचित भी घर के भीतर चले जा सकते हैं और बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। सर्वोच्च स्थान पर दाड़े के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। यहाँ के प्रायः लोग बौद्धिस्ट थे, क्योंकि एक जगह मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां रखी हुई थी। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। धन्यवाद। अब इस पाठ का सारांश पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। लहासा की ओर पाठ का सारांश। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमकड़ी का शास्त्र रचा। उनके अनुसार घुमकड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। लेखक 1929-30 में पहली बार नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा की। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए बनावटी भिखमंगे के वेश में यात्रा की। वे तिब्बत की राजधानी लहासा तक की यात्रा की, क्योंकि राजधानी तक पहुंचकर वहां की पूरी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना चाहा। इस यात्रा वृत्तांत में तिब्बती समाज के बारे में पूरी जानकारी मिली कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ कैसी प्रथा है, वहाँ किस धर्म के पालन करने वाले अधिक लोग हैं। इस तरह राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। धन्यवाद।